बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेजेस पेलागाम की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेशी खिदमत हूँ। आज के लेक्चर में जो हमारे टॉपिक्स हैं वो दो टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स और दूसरा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस। तो इन दो टॉपिक्स में मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं, तो हम सबसे पहले उन डेरिवेशंस की तरफ चलेंगे और फिर हम इन दोनों टर्म्स का कंसेप्ट समझेंगे। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या है? सबसे पहले हम इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे और फिर उसी एक्सप्रेशन की मदद से इसको डिफाइन करेंगे। तो अब एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे एक हाइपोथेटिकल एसिड से। फर्ज करें कि हमारे पास एक एसिड है जिसका फार्मूला HA है। डेफिनेशन के मुताबिक इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये वाटर को अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, इससे हाइड्रोनियम आयन बनेंगे और साथ में A नेगेटिव आयन बनेंगे। HA ने अपना हाइड्रोजन बतौर हाइड्रोजन आयन H2O को डोनेट किया, तो इस तरीके से इसकी आयोनाइजेशन। अब अगर हम इस रिएक्शन के लिए Kc का एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो उसका तरीका ये होगा कि जो स्पीशीज़ राइट साइड पे हैं उनकी कंसंट्रेशंस को नॉमिनेटर में लिखें और जो लेफ़्ट साइड पे हैं उनकी कंसंट्रेशन को डिनोमिनेटर में। तो नॉमिनेटर में हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव आयन, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ HA इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ये Kc का एक्सप्रेशन हो गया। Kc इज इक्वल टू अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि वाटर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं। इसका मतलब हुआ कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है इसमें बहुत मामूली सा चेंज आएगा जब ये वाला आयोनाइजेशन प्रोसेस होगा। ये जो हमने डिनोमिनेटर में लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये वाटर की वो अमाउंट है जो आयोनाइजेशन के बाद बच जाएगी। वो वाटर जो आयोनाइजेशन के बाद भी अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, तो क्योंकि बहुत थोड़े से मॉलिक्यूल आयोनाइज हुए होंगे तो आयोनाइजेशन से पहले और बाद में जो फ़र्क है कंसंट्रेशन का वो बहुत थोड़ा सा होगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि इसमें कोई ख़ास चेंज आएगा ही नहीं, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो सिंस वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सो इट्स कंसंट्रेशन remains almost constant, that is equal to constant। तो इस टर्म को फिर दूसरी तरफ ले जाएं
ये दूसरी तरफ जाकर Kc से मल्टीप्लाई हो जाएगी, Kc मल्टीप्लाई बाय कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, ये इसकी इक्वल आ गया। अब Kc भी इक्वल है और कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर भी हमने कहा इक्वल है, सॉरी Kc भी कांस्टेंट है और कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर भी हमने कहा कांस्टेंट है। दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर है, प्रोडक्ट है, वो भी कांस्टेंट होते हैं। तो फिर क्या होगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, तो हम उस प्रोडक्ट को कोई नाम दे देते हैं, तो वो नाम हम देते हैं Ka का। तो फिर Ka बराबर आ जाएगा इसके, तो यहाँ ये जो Ka है, दिस इज़ कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। यहाँ Ka कहलाता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। तो अब हम यहाँ से इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यहाँ से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि Ka क्या है। Ka दरअसल एक रेशो है। किसकी रेशो है? नॉमिनेटर में आप देखें कि आयंस की कंसेंट्रेशंस का प्रोडक्ट है और डिनोमिनेटर में Ha मालिक्यूल, एसिड मालिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन है, वो मालिक्यूल जो आयंस में चेंज नहीं हुए। तो डिसएसोसिएटेड आयंस की कंसेंट्रेशन और अनडिसएसोसिएटेड एसिड मालिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन, इन दोनों की रेशो को ये ज़ाहिर कर रहा है Ka। तो यहाँ से फिर हम Ka को यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि Ka इज़ रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशंस ऑफ डिसएसोसिएटेड आयंस to concentration of undissociated acid molecules remains constant at a particular temperature. This ratio is called ionization constant of acids. Ionization constant of acids क्या है? जो एसिड मॉलिक्यूल आयंस में चेंज हो जाते हैं और आयंस बनते हैं, उन अलग-अलग आयंस की, दो तरह के जो आयंस हैं, उन आयंस की कंसेंट्रेशंस का प्रोडक्ट और जो एसिड मॉलिक्यूल डिसएसोसिएट नहीं हुए उनकी कंसेंट्रेशंस, इन दो क्वांटिटीज़ का की जो रेशो है, ये किसी ख़ास टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहती है। इस रेशो को आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहा जाता है। मैथमेटिकली हम कहेंगे कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज़ इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ डिसएसोसिएटेड आयंस डिवाइडेड बाय अनडिसएसोसिएटेड मॉलिक्यूल। यहाँ अनडिसएसोसिएटेड मॉलिक्यूल आने, अनडिसएसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की कंसेंट्रेशन। अब ये तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की डेफिनेशन वगैरह हो गई और डेरिवेशन। अब इसका कंसेप्ट क्या है? तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जो है, ये दरअसल एसिड्स की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। ये हर एसिड के लिए इसकी एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू बताती है कि एसिड कितना स्ट्रांग है। जितनी बड़ी ये वैल्यू होगी उतना स्ट्रांग एसिड होगा। लार्जर दी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस आयोनाइजेशन कांस्टेंट, stronger would be an acid and vice versa। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एसिड की स्ट्रेंथ को ज़ाहिर करती है। तो अगर हमें मुख्तलिफ एसिड के लिए Ka की वैल्यूज़ नोन हो तो हम उन्हें आपस में कंपेयर करके उनकी स्ट्रेंथ्स का एक कंपैरिजन कर सकते हैं। मसलन इस टेबल को आप देखें, इस टेबल में चंद एसिड्स के लिए डिसएसोसिएशन की इक्वेशन भी लिखी गई है और साथ में K की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बताई गई हैं और फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ को कंक्लूड किया गया है। तो अब HCl है, HCl के लिए K की वैल्यू 10 की पावर 7 है, यानी एक बहुत बड़ी वैल्यू। तो अब Ka की वैल्यू बड़ी होने का क्या मतलब होगा कि जो नॉमिनेटर वाली चीज़ है वो बड़ी है। नॉमिनेटर में आयंस आ रहे हैं और डिनोमिनेटर वाली चीज़ छोटी है, उसमें एसिड मॉलिक्यूल आ रहे हैं। तो मतलब जब K की वैल्यू बड़ी होगी तो उसका मतलब होगा
कि अनडिसोसिएटेड मालिक्यूल थोड़े हैं और जो डिसोसिएट हो गए, आयन में बदल गए, वो ज़्यादा हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ज़्यादा मालिक्यूल जो हैं वो आयन्स में तब्दील हो गए। ये मतलब होगा कि ए का। तो जब ज़्यादा आयन बने हैं तो फिर हम कहेंगे कि एसिड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है जो ज़्यादा तादाद में हाइड्रोनियम आयन यानी हाइड्रोजन आयन पैदा करता है। तो इस टेबल में आप इस मज़ीद एसिड्स की वैल्यूज़ देख सकते हैं और फिर एक कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। अब नीचे जो चीज़ें दी गई हैं उनके लिए के ए की वैल्यूज़ बहुत छोटी हैं, 10 की नेगेटिव पावर में, जिसका मतलब है वो बहुत ही वीक एसिड्स हैं। तो ये आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स का कॉन्सेप्ट है। फिर इसमें एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स। हम एसिड्स की जो आयनाइजेशन है उसे परसेंटेज में भी बता सकते हैं। यही जो रेशो है डिसोसिएटेड आयंस की कंसंट्रेशन और अनडिसोसिएटेड एसिड मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन, अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज बन जाती है। तो परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ एसिड भी यूज़ की जाती है मुख्तलिफ एसिड्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स को मालूम कैसे करते हैं, उसके लिए ये फार्मूला है, परसेंटेज आयनाइजेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज्ड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एसिड इनिशियली अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय 100। जितने मोल एसिड के शुरू में लिए गए वो जितने मोल आयोनाइज हो गए वो इनको आपस में डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर। इसके लिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है, व्हाट इज द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन अ सॉल्यूशन इन विच 0.1 मोल ऑफ इट हैज बीन डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड की परसेंटेज आयोनाइजेशन मालूम करें एक सॉल्यूशन के अंदर जिसमें एसिटिक एसिड के 0.1 मोल को 1 लीटर में डिसॉल्व किया गया। तो ये जो 0.1 मोल पर लीटर दिया गया है ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, अमाउंट इनिशियली प्रेजेंट। कितनी अमाउंट आयोनाइज होगी वो हम खुद मालूम करेंगे और फिर आगे फार्मूले की मदद से परसेंटेज निकालेंगे। तो एग्जांपल नंबर 4, इसमें सबसे पहले हम आयनिक इक्वेशन लिख लेंगे। इसकी आयनिक इक्वेशन ये है कि CH3COO H इज इक्वल टू CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब आप ऐसा करें कि उसी तरह का एक टेबल बना लें जो टेबल आपने चैप्टर के स्टार्ट में जब केसी के एक्सप्रेशन डिराइव करने पड़े थे तो बनाया था, जिसमें 3 हेडिंग्स हों, 3 रोज़ हों और 3 हेडिंग्स हों। पहली हेडिंग इनिशियल कंसंट्रेशन, दूसरी चेंज इन कंसंट्रेशन और तीसरी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। गिवन है हमें वो इसकी इनिशियल अमाउंट है एसिटिक एसिड की। तो इनिशियल कंसंट्रेशन के आगे एसिटिक एसिड के नीचे लिख दें 0.1 और ये इनिशियल कंसंट्रेशन है तो शुरू में प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन 0 होगी। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन 0 हुई। अब चेंज इन कंसंट्रेशन, इसे आप सपोज कर लेंगे, यहाँ तीनों का कोफिशिएंट 1 है तो किसी के लिए भी सपोज कर लें, मसलन एसिटिक एसिड के लिए x, साथ में माइनस लगा दें क्योंकि ये रिएक्टेंट है और वक्त के साथ इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो अब तीनों का कोफिशिएंट 1 है तो बाकियों
की भी कंसंट्रेशन इतनी होगी, x सिर्फ ये होगा कि वो प्लस में होंगी। अब इन दो वैल्यूज़ को जमा कर दें तो ये हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स, ये हो गया x और ये भी हो गया x। अब Kc का एक्सप्रेशन लिख लें। Kc बराबर आएगा, जो स्पीशीज़ राइट साइड पे हैं उनकी कंसंट्रेशन, तो राइट साइड पे क्या है, CH3COO नेगेटिव और हाइड्रोजन आयन, दोनों की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई की, फिर डिनोमिनेटर में CH3COOH की कंसंट्रेशन, ये Kc का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें सॉरी ये Ka कहलाएगा, ये Ka का एक्सप्रेशन आ गया। अब Ka की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है हमें, जो एस्टिक एसिड है उसके लिए Ka की ये वैल्यू है 1.85 10 की पावर -5। तो लेफ्ट साइड पे लिखा 1.85 इंटू 10 की पावर -5 और राइट साइड में आप वैल्यूज़ ये वाली लिखें, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वाली। तो ऊपर दोनों की जगह x आएगा, x इंटू एक्स, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 0.1 माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा x² ओवर 0.1 माइनस एक्स। अब हमने इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू किस चीज़ को ज़ाहिर करेगी, जितने मोल एस्टिक एसिड के कंज्यूम होंगे, आयोनाइज होंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको पहले रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करने से पहले हम इसमें एक और काम कर सकते हैं कि एस्टिक एसिड जो है वो एक बहुत ही वीक एसिड है, यानी इसकी जो आयोनाइजेशन है वो बहुत थोड़ी सी होती है। तो फिर हम x को डिनोमिनेटर में इग्नोर कर सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि 0.1 माइनस एक्स जो है वो तकरीबन बराबर है x के। हम लिखें 0.1 माइनस एक्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यानी तकरीबन वो इसकी इक्वल है x के। ऐसा हमने क्यों किया, क्यों कर सकते हैं, हम ये कह रहे हैं एस्टिक एसिड बहुत ही वीक एसिड है, यानी इसके बहुत थोड़े से मालिक्यूल यहाँ आयोनाइज होंगे, ये जो हम लिख रहे हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। तो अब ये होगा कि x की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी। तो x की वैल्यू इतनी स्मॉल होगी कि जो शुरू वाली वैल्यू थी 0.1 उस पर इतना फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, उसमें इतना चेंज ही नहीं आएगा। यानी जो 0.1 माइनस एक्स है ये 0.1 से कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि फ़र्ज़ किया x की वैल्यू बनती है 0.00001। अब उससे अगर आप 0.1 में से माइनस करें तो जवाब कुछ आएगा 0.00099, इस तरह का जवाब आएगा। चले मैं आपको इसकी एक मिसाल हल करके दिखा देता हूँ। फर्ज किया कि x जो है वो 0.0001 है। तो अब जो 0.1 माइनस एक्स है वो क्या होगा, 0.1 माइनस दिस वन, तो उसका ये जवाब आएगा। अब ये दोनों जो हैं ये जो है और 0.1 जो है
इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ये दोनों तकरीबन इक्वल हैं। तो चाहे हम 0.1 लिखें और चाहे ये लिखें, तो इसलिए 0.1 में से x निकालने से 0.1 पर कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। समुंदर में से एक बूंद पानी निकल जाए तो समुंदर को फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ भी वही बात है। अब चलें, ये तो हो गया, ये तो लॉजिक हो गई। यहाँ क्या ये करना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। आप अगर ये ना भी करें, ये सपोज ना भी करें, इसे इग्नोर ना भी करें और ऐसे ही हल कर लें तो भी आंसर ठीक होगा और तकरीबन आंसर वही आएगा। तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसको हल करना आसान हो जाए। तो अगर आप 0.1 माइनस एक्स को 0.1 लिख दें तो भी ठीक है और 0.1 माइनस एक्स को ऐसे ही रहने दें तो भी ठीक है। तो मैं इसको बहरहाल इग्नोर कर रहा हूँ। तो 100 फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? फिर ये इक्वेशन यूं बन जाएगी। अब इसको मज़ीद हल करते हैं। 0.1 को दूसरी तरफ ले जाएं, 0.1 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा और इधर सिर्फ रह गया एक्स स्क्वायर। 0.1 को मल्टीप्लाई कर दें तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर -6। ये हो गया, ये एक्स स्क्वायर बन गया। अब हम x को मालूम करेंगे, उसके लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं और एक साथ में मैं ये कर रहा हूँ, x की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, उसे मैंने लेफ्ट पे बना दिया। दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ रह जाएगा x और राइट पे 10 की पावर -6 का स्क्वायर रूट 10 की पावर -3 और 1.85 का हम अलग से मालूम कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1.85 1.36। जो 10 की पावर -6 थी उसका स्क्वायर रूट 10 की पावर -3 आया, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होती है। पावर की पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है। तो 6/2 -6/2 -3 बन गया। तो ये हमारे पास फिर x का आंसर आ गया। तो हेंस x इज इक्वल टू 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब x हमने क्या कहा था टेबल में? x से मुराद है एसिटिक एसिड के जितने मालिक्यूल, जितने मोल आयोनाइज हो गए। अब हम परसेंटेज आयोनाइजेशन मालूम कर लेंगे। परसेंटेज आयोनाइजेशन बराबर आएगी अमाउंट ऑफ एसिड इनिशियली अवेलेबल, अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज्ड ओवर अमाउंट ऑफ एसिड इनिशियली अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय 100। जितनी अमाउंट इसकी आयोनाइज हुई यानी x कितना आया? x आया 1.36 इंटू 10 की पावर -3 ओवर जितनी अमाउंट इसकी शुरू में थी 0.1 और फिर मल्टीप्लाई बाय 100। तो बस इसे हम आगे हल कर लेंगे। 100 का मतलब है 10 की पावर 2 और नीचे 0.1 का मतलब क्या है? ऊपर 10 कर दें। 0.1 का मतलब 1/10, तो बटे में 1/10 का मतलब ये है कि ऊपर 10 का मतलब 10 की पावर 1, तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगा और नीचे ये ख़त्म हो जाएगा। ये आ गया 10 की पावर 3 और 10 की पावर -3 कैंसिल हो जाएंगी, तो आखिर में आंसर आ जाएगा 1.36।
तो हेंस परसेंटेज आयोनाइजेशन इज इक्वल टू 1.36। ये आंसर आ गया। इसका मतलब होगा कि हर 100 मालिक्यूल में से 1.36 मालिक्यूल आयोनाइज होंगे। अब अगर इसको हम थोड़ा मज़ीद अंडरस्टैंड करना चाहें, क्योंकि मालिक्यूल इशारिया में तो नहीं होते, तो फिर हम इसको 1000 के लिए करें तो 13.6 और 10,000 के लिए करें तो 136। यानी एसिटिक एसिड के हर 10,000 मालिक्यूल में से 136 मालिक्यूल आयोनाइज होंगे और बाकी जो मालिक्यूल होंगे वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगे। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ आएंगे। अगला टॉपिक है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस। एसिड की तरह बेसिस का भी एक आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है। उसको समझने के लिए कंसिडर करें, हमारे पास एक बेस है, उस बेस का फार्मूला हम सपोज कर लेते हैं B। तो डेफिनीशन के मुताबिक जब हम उसे पानी में डालेंगे तो वो पानी के मालिक्यूल में से हाइड्रोजन आयन, पानी के मालिक्यूल से हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा, इससे ये स्पीशी बनेगी और वाटर जो होगा वो हाइड्रोक्सिल आयंस में चेंज होगा। ये बेस की आयोनाइजेशन को हमने लिखा। अब इसके लिए जो Kc है उसे लिखें। इसके लिए हम Kc को लिख सकते हैं, राइट साइड पे BH और OH हैं, इनकी कंसंट्रेशन, और डिनोमिनेटर में HA और वाटर की BH, B और वाटर की कंसंट्रेशन आ जाएंगी। ये हो गया। लेफ्ट पे B और H2O हैं तो उनकी कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में आ गई, और राइट पे BH पॉजिटिव और OH नेगेटिव, उनकी कंसंट्रेशन नोमिनेटर में आ गई। अब उसी तरह हम जानते हैं वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, इसे लेफ्ट साइड पे Kc के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो Kc मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू राइट साइड। अब Kc भी कांस्टेंट है और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी कांस्टेंट है, दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा। तो इनके प्रोडक्ट को हम कोई नया नाम दे देते हैं, तो वो नाम हम रखते हैं Kb। तो Kb जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। तो अब यहाँ ये जो Kb आया है, Kb इज कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस। जिस तरह एसिड्स के लिए एक आयोनाइजेशन कांस्टेंट है Ka, इसी तरह ये बेसिस के लिए है Kb। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये बेसिस की स्ट्रेंथ को जाहिर करता है। इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इसी मैथमेटिकल फॉर्म से। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ डिसएसोसिएटेड आयंस टू कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसएसोसिएटेड बेस मॉलिक्यूल्स remains constant at a particular temperature. This ratio is called ionization constant of basis. जी, इसकी डेफिनेशन क्या है? रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ डिसएसोसिएटेड आयंस टू कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसएसोसिएटेड बेस मॉलिक्यूल्स रिमेन्स कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये सेम वही डेफिनेशन है जो हमने Ka की दफ़ा पढ़ी थी, सिर्फ हमने यहाँ बेस मालिक्यूल की जगह, एसिड मालिक्यूल की जगह बेस मालिक्यूल लिख दिया है। इसका कंसेप्ट भी वही है कि जो बेस मालिक्यूल डिसएसोसिएट होकर आयंस बना देते हैं, उन आयंस की कंसंट्रेशंस, और जितने मालिक्यूल्स डिसएसोसिएट नहीं होते उन मालिक्यूल्स की कंसंट्रेशंस, इन दोनों कंसंट्रेशंस की रेशियो किसी ख़ास टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहती है। इसे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस कहा जाता है, और ये Kb की मैथमेटिकल फॉर्म है।
इसमें भी वही बात है कि के बी की वैल्यू जितनी बड़ी होगी बेस उतना स्ट्रांग होगा। तो के ए की तरह ये भी उनकी स्ट्रेंथ को जाहिर करता है। लार्जर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस आयनाइजेशन कांस्टेंट स्ट्रांगर वुड बी अ बेस एंड वाइस वर्सा। तो ये है हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस। ये हमारे आज के 2 टॉपिक्स थे लेक्चर में। तो कल इंशाल्लाह इन्हीं कंसेप्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ेंगे, उसमें फिर इन दोनों का आपस में एक रिलेशन डिराइव करेंगे, के ए और के बी का। तो कल अगले लेक्चर के साथ दोबारा पेशी खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।